हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं और ये खास मौका इसलिए भी है क्योंकि इस समय दिल्ली को 5 तरफ से किसानों ने घेरने का ऐलान किया था और दिल्ली को सील करने की बात कही थी। सुबह से 3 बॉर्डर सील भी हो चुके हैं। इसी मसले पर बात करेंगे क्योंकि इस समय ये मसला सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, ऐसा लगा कि पिछले 3 महीने से मुद्दा सुर्खियों में था, लेकिन कहां कमी रह गई जो सरकार केवल पंजाब के किसानों को ये समझाने में सफल नहीं हो पाई कि कानून उनके हित में है? ऐसा है, किसानों से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, किसान हमारे हैं, लेकिन पंजाब की राजनीति में दुर्भाग्य से वो राजनीति का मुद्दा बन गया और गलतफहमी या इतनी फैलाई गई और भ्रांति भी फैलाई और जानबूझ के एक आंदोलन के लिए उकसाया गया। ये मेरा सीधा आरोप है। क्योंकि अगर किसने उकसाया इन किसानों? ऐसा है, जो आज मोदी जी को विरोध करते हैं या जो जिन्होंने विरोध की भूमिका पहले से ली, उन्होंने सत्ता ही उनकी है। तो मूल मुद्दा ये है कि पंजाब में अगर किसान को कोई तकलीफ होती तो मंडियों में पिछले साल से ज्यादा धान आ गया, पिछले साल से ज्यादा एमएसपी मिला, तो एमएसपी भी जीवित है, एपीएमसी भी जीवित है, सरकारी खरीद भी जीवित है, तीनों हो रहा है। इसका मतलब किसानों को अनुभव है कि कानून से एपीएमसी बंद नहीं हुई, कानून से एमएसपी बंद नहीं हुई, उल्टा और खरीद बंद नहीं हुई। ये आश्वासन प्रत्यक्ष काम वहां दिखा है। उन्हीं का 25 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेच दिया है। जी, लेकिन आज हमने किसानों से बात की थी, सुबह जब हम बुलेटिन कर रहे थे, उस समय हमने किसानों से सीधे पूछा तो उनका ये कहना था कि आज भी उन्होंने मक्का की फसल, बाजरा की फसल एमएसपी से कम बेची है। एसडीएम को शिकायत की तो एसडीएम ने कुछ लोगों के तो केस का निराकरण हो गया, लेकिन ज्यादातर लोगों को न्याय नहीं मिला। दूसरी बात उन्होंने कही कि एमएसपी पर जो उन्होंने फसल बेची है वो पिछले कानून पर बेची है, नए कानून पर नहीं बेची। नहीं, ये गलत है, ये नए कानून पर बेची है। यही एक गलतफहमी जानबूझ के फैला रहे। राज्य सरकारें पास करेंगे कि बिल हम नकार रहे हैं, ऐसे नकारे नहीं जाते। ये सेंट्रल कानून है और ये ऑर्डिनेंस पहले ही निकल चुके थे, उसी दिन से वो लागू हो गए। तो ये कानून आने के बाद भी एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी है, जारी रहेगी और किसान का मंडी जहां बेचता है वो मंडी भी जीवित रहेगी और रही है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि कानून का ये उल्टा मंडी के बाहर भी अगर ज्यादा कोई कीमत दे रहा है तो बेचने की आजादी दी है, इतना ही है। ये आजादी किसान को दी है। तो फिर जब किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि आप इसको बिल में डाल दीजिए संशोधन करके, तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें ऐसा है, एमएसपी की व्यवस्था 55 साल से है और 55 साल तो किसी ने ये मांग नहीं की। और 55 साल तो लोगों ने एमएसपी घोषित होती है और जो बाजार में कीमत आती है ये हमेशा देखा है, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। जो 55 साल से हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यही मैं बताना चाहता हूँ। जी, लेकिन जो पंजाब की बीजेपी यूनिट है वो भी अब ऐसा कह रही है कि इस मामले में किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है और पंजाब हरियाणा से भी जो खाप पंचायतें हैं वो भी अब धीरे धीरे समर्थन में उतरना शुरू कर चुकी। नहीं, मैं एक बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसान हमारे हैं और इसलिए किसानों के साथ कभी भी वार्ता के लिए दरवाजे खुले ही है। एक किसान भी आता है या लाखों किसान आते हैं तो भी उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी ही। वो तो सरकार की भूमिका है। ऐसा है, हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए और किसी के मन में गलत फहमी नहीं रहना चाहिए। ये देखना हमारा काम है, हम करेंगे और मुझे विश्वास है। लेकिन प्रकाश जी, 3 महीने से ये गलतफहमी बरकरार है। ये गलतफहमी सरकार दूर करने में क्यों नाकाम रही, जबकि आंदोलन तब तक पंजाब तक ही सीमित था, दिल्ली के मुहाने पर नहीं आया? आज भी पंजाब तक ही मुख्यतः ये सीमित है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक दल जब भूमिका लेता है तो वो जगह जगह कुछ कर सकता है, लेकिन देश भर के किसानों ने इन तीनों बिलों का स्वागत किया और तीनों बिलों के, क्योंकि देखो बिल क्या है ये भी एक समझने की जरूरत है। पहले बिल के द्वारा
मंडी चालू रहेगी, लेकिन मंडी के बाहर भी अगर कोई जगह, क्योंकि मंडी माने क्या, मंडी माने 25 लाइसेंसदार बिचौलिया, 25 लाइसेंसदार आड़तिया, उनके ही हाथ में होता है किसान का, तो एक कार्टेल होता है। उसके बजाय अगर कोई 26वां, 27वां, 28वां आदमी व्यापारी आके बाहर खरीदता है और ज्यादा कीमत पे खरीदता है, तो ये चॉइस किसान को मिला है, इतना ही ये कानून है। एक दूसरा कानून जो है वो अनावश्यक बंधन जो किसान को लागू किए थे, सभी किसान संगठनों की मांग थी कि इन बंधनों को समाप्त किया जाए, आवश्यक वस्तु कानून का, तो वो समाप्त किया है, उस पर किसी की ये नहीं है, शिकायत नहीं है। फिर तीसरा कानून से अनुबंध से खेती तो पंजाब में पहले शुरू हुई, लेकिन उसका कानूनी संरक्षण नहीं था। अब कानूनी संरक्षण किसान को मिलेगा कि भाई आप अगर अनुबंध से खेती करोगे तो खेती कभी भी दूसरे की नहीं होगी, मालिक की नहीं। पर किसान की चिंता नहीं, है कि खेत नहीं, बड़ी नहीं, कंपनियों, बड़ी नहीं, नहीं, बड़े औद्योगिक घराने ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, यही गलत फहमियां जानबूझकर फैलाई जा रही है। ये बाकी चीजें तो बाद में बोलेंगे, लेकिन आज वास्तविकता ये है कि मालिकाना हक कभी भी नहीं जाएगा जब तक वो बेचेगा नहीं। वो केवल फसल बेच सकता है अनुबंध से, और उसमें से भी अगर उसको ज्यादा कीमत और कोई देगा तो वो बाहर आ सकता है। आप कह रहे हैं किसान आपके हैं, तो आप किसान पर शर्त क्यों लगा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप बुराड़ी मैदान चले जाइए, नहीं, सिंघू बॉर्डर चले जाइए, बात कर लीजिए। ऐसा है, ये शर्त नहीं है, आप समझ लीजिए एक व्यवस्था है, और व्यवस्था ये है कि व्यवस्था में एक जगह जमा हो, ये मुद्दा है, उनकी असुविधा न हो, वहाँ टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, सब व्यवस्था होगी, ढंग से बैठो, और वहाँ आपके प्रतिनिधिमंडल से चर्चा होगी। आज 4 सीमा पर बैठे हैं, इसलिए 4 जगह जाके थोड़ी वार्ता होगी, तो वो तो एक ही जगह होगी ना, तो वो उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाएगा, इसलिए एक सुविधा के लिए बताया है। व्यवस्था आपकी किससे बात हो रही है? क्योंकि इस आंदोलन का कोई बड़ा चेहरा नहीं साफ दिख रहा है। आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, क्या वो कम्युनिकेशन फेल हो जा रहा है, इसलिए आंदोलन लगातार जिंदा बना हुआ है? क्या राजनीतिक प्रबंधन फेल हो रहा है? और क्या इंटेलिजेंस फेलियर रहा? आपको समय रहते सरकार को ये नहीं समझ आया कि ये पंजाब के किसान उठ के दिल्ली भी आ सकते हैं? नहीं, आज उस पर ज्यादा चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं लगती, इसलिए कि बाद में की जा सकती है कि ये कैसे हुआ, किसने उकसाया, क्या किया, क्या नहीं किया, वो बात की चर्चा है। आज मूल चर्चा है कि हमारे किसान के मन में अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर करके वो सुख से वापस जाए, यही हमारी कल्पना है और यही हमारा प्रयास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सफल होगा। तो कैसे दूर करेंगे? क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं, देखते रहिए, 3 महीने से कह रहे हैं, देखते रहिए, रास्ता क्या निकलेगा? क्या मतलब जो बातें आपने अभी तक कही है, ये पहले से भी कहते आ रहे हो, किसान इनको लगातार नकार रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप लिख के दे दीजिए, कानून में बदलाव कर दीजिए। ऐसा है, इसलिए ये हम 3 महीने से कह रहे हैं, वही आज कह रहे हो, और 3 महीने के बाद भी यही कहेंगे, क्योंकि यही सच्चाई है। कानून का मतलब ही यही है। लेकिन आज गलतफहमी जानबूझ के केवल पंजाब में क्यों है, बाकी जगह के किसान क्यों नहीं है उसमें आंदोलन में, या वहां क्यों नहीं आंदोलन ऐसे हुए? क्योंकि वहां राजनीतिक दलों को भी मालूम है और वहां के राजनीतिक दलों ने भी इसका स्वागत किया है। तो ये फर्क है, तो वो ठीक है। तो जो समस्या आती है राजनीति में, हमेशा ये तैयार रहना पड़ता है कि कोई ना कोई समस्या आएगी, उसका निष्पादन ढंग से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। यही समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली को 3 तरफ से तो बंद कर दिया है, 5 तरफ से बंद करने की, और 2 तरफ से और बंद कर देंगे, दिल्ली सील हो जाएगी, खाने पीने, दूध, राशन, सबकी समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से उपाय निकलेगा, जल्दी निकलेगा, और किसान भी पूरे हैप्पीनेस से समाधान होकर वापस जाएंगे। आपकी मुस्कुराहट बता रही प्रकाश जी कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है। क्या किसी स्तर पर इस बात पर सहमति बनती दिख रही है आपको कि किसान वापस अपने घर चले जाएंगे, और जो व्यवस्था होगी उसमें कुछ संशोधन करने के बाद, आश्वासन के बाद किसान मान जाएंगे? अब देखते रहिए। जो देखो, मैं कोई टीवी पर आपसे तो चर्चा करके समस्या नहीं हल होगी, तो समस्या तो जो है, तो जिनके मन में है आशंकाएं, उनके साथ ही चर्चा होगी। तो किसानों के साथ चर्चा का न्योता दिया है, और वो हमेशा के लिए है।
लेकिन देखिए, गृह मंत्री ने कल अपील की, उन्होंने कहा कि किसान भाई टेबल पे आए, बातचीत करें। कृषि मंत्री लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस आंदोलन के दौरान लगातार प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी किसान ले रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को आगे आकर इस मामले पर लीड लेनी चाहिए? ये देखो, सरकार एक होती है और गृह मंत्री और कृषि मंत्री ये व्यवस्था के और कृषि के प्रमुख है, तो उन्होंने कहा अपील करना बहुत लाजमी है। लेकिन मैं इससे ज्यादा इस विषय पर इसलिए नहीं बोलना चाहता कि जब मैटर इज इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसमें और ज्यादा बोलने से। आपने बड़ी बात कह दी, वर्क इन प्रोग्रेस, मैटर इन प्रोग्रेस है ही। मैं हमेशा मानता हूं कि समाधान होगा और जल्दी होगा। चलिए, तो एक और किसान का एक और मसला है। किसान के ऊपर जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये आरोप लगा दिया जाता है कि किसान पराली जला रहा है, पंजाब का किसान जला रहा है, हरियाणा का किसान जला रहा है, और दिल्ली में लोगों की दम घुट रही है, तो पराली जलने की वजह से घुट रही है। किसान को सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जाता है? नहीं, ये मैं, जो कुछ लोग केवल पराली को दोष देते हैं, मैं उनको दोष दूंगा। देखो, प्रदूषण होता है यातायात से, वाहनों से, प्रदूषण होता है उद्योग चलने से, प्रदूषण होता है कचरे प्रबंधन से, और ऐसा प्रदूषण सभी दुनिया भर में होता है, कम ज्यादा होता है लेकिन होता है। अब दिल्ली का, एनसीआर का 2 करोड़ पॉपुलेशन है, वैसी ही पॉपुलेशन मुंबई के महानगर की है, और वही बंगलोर में है, आसपास के इलाकों को पकड़ के, फिर वही चेन्नई में है। तो ऐसा क्यों कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, पूरे गंगा के किनारे प्रदूषण बढ़ता है, कानपुर से लेकर लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक भी वो होता है, लेकिन मुंबई, बंगलोर और चेन्नई में एकदम कम होता है, आधे से भी कम होता है जो दिल्ली में है। उतनी ट्रैफिक, उतनी ही जन आबादी, उतनी ही उद्योग, उतने ही कचरा, फिर भी वहां प्रदूषण क्यों कम होता है? तो वहां एक फर्क है, 2-3 फर्क है। पहला फर्क यह है कि वहां धूल नहीं है, डेक्कन प्लाटू पर धूल नहीं है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में गंगा के किनारे पर पूरे जगह ये एल्यूवियल सॉइल है, तो धूल यहाँ ज्यादा है, तो धूल उड़ती है। एक मिनट, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। देखो, समझ लो। दूसरा, यहाँ हिमालय की ठंड आती, मॉइस्चर आता और धूल को पकड़ता है, ये एक यहाँ की विशेषता है। ज्योग्राफी और मीटरोलॉजी ये भी एक कारण है, नॉट सभी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण कम से कम रहना चाहिए, धूल का प्रदूषण कम से कम रहे। इसके लिए जो उपाय है, डस्ट सप्रेसेंट का यूज करे, ज्यादा से ज्यादा पेवमेंट करे, धूल खाली न छोड़े, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में ज्यादा से ज्यादा कड़ाई बरत कर पर्दा में काम करे, पानी छिड़के उस पर, और वहाँ जो उसका जो वहन है वो ढंग से करे, और उसका डंपिंग भी है धूल का, वो ठीक करे। अभी हम डेबरी के 3 फैक्ट्रीज तैयार की है, उसकी भी स्टोरी आप करो विकास। वो डेबरी के 6000 राडा रोडा जो होता है, जो पहले सड़क के किनारे या नालों में गिरता था, वो आज 6000 टन रोज उसकी टाइल्स और साइड फर्नीचर रोड का बनता है। ये हमने किया है। वेस्ट से दिल्ली में 3 प्लांट लगे हैं, जिससे 52 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ये भी देश का पहला अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। तो प्रयास करेंगे, करते रहना चाहिए। ये युद्ध रोज का है और दुनिया करती है। हमें भी वापस आऊंगा प्रकाश जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में जगह दे दो। संजय राउत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि साहब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब ये जो आग है, पंजाब की, हरियाणा की खाप पंचायतें भी सामने आ रही हैं, ये जो आग है अभी फैलती जा रही है। ये ऐसा है, रहा है इसका। मैं इस पर अभी जो मैंने बताया उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब चर्चा का न्योता दिया है तब चर्चा को आएंगे, ये मेरा विश्वास है, और चर्चा में सुलझ जाएगा मामला, ये भी मेरा विश्वास है जी। बंगाल की बात कर लेते हैं प्रकाश जी। बंगाल को लेकर काफी इस समय सुर्खियों में है चुनाव वहां का। बंगाल में जो रक्त रंजित राजनीति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ममता बनर्जी और उनके जो भतीजे हैं
वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, गुंडा बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी उसी तरह से पलटवार हो रहा है। बीजेपी वहां राजनीति बदलने गई थी, हिंसा के खिलाफ राजनीति करने गई थी, लेकिन जो बयान है वो वैसे ही उसी की तरह की भाषा में होते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के आधार पर, एक फिलॉसफी के आधार पर, सुशासन की ये लेकर, अपील लेकर हम जा रहे हैं और देश में हमने सुशासन लाके दिखाया। अब बंगाल में दिखाना है। मुद्दा यह है कि वो जो पार्टी है ममता दीदी की, तृणमूल कांग्रेस को कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई वैचारिक आधार नहीं है, और कम्युनिस्टों के दादागिरी से उबकर 30 साल कम्युनिस्टों का राज रहा। लोगों ने विश्वास से ममता के हाथ में बदलाव के दिया, लेकिन 10 साल में ममता ने कम्युनिस्टों से भी घातक ऐसा सारा कारोबार किया। इससे लोग खफा है और इस बार लोग बीजेपी को सत्ता देंगे, ये निश्चित है। अब उसके लिए वो हिंसा पर उतर आई है, लेकिन हिंसा ऐसे जनता के मन को बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। अब शुरू हो गया है काउंटडाउन, और ममता और तृणमूल कांग्रेस की राज जाएगी और बीजेपी आएगी। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि विधायकों को, मंत्रियों को खरीदने के लिए बोली लगाई जा रही है 15 लाख से 2 करोड़ तक, और तमाम जो विधायक हैं वो इसलिए बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ये तो हद हो गई। यानी आपने ऐसे विधायक चुने कि जो कोई भी थोड़े पैसे के लिए जाएंगे, ये तो हद हो गई। ये गलत आरोप है, जानबूझ के बदनाम करने के, क्योंकि उनके कार्यशैली से उनके ही साथी नाराज हो रहे हैं, और अब वो उनको जब लगा कि दूसरा एक पार्टी सामने खड़ी हो गई है ढंग से, कि जिसके हाथ में सत्ता आएगी और ये कुशासन समाप्त होगा, वो अब बाहर आ रहे हैं। यही इसका मतलब है। जी प्रकाश जावड़ेकर जी, आपके शहर पूना में कल प्रधानमंत्री गए थे, परसों गए थे, उन्होंने वहां पर विजिट भी किया, और तब अब एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर पहली वैक्सीन कब तक आ जाएगी बाजार में, और पहली वैक्सीन का जो इंतजार है वो कब खत्म होगा? ऐसा है, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा है कि ये इंतजार जल्दी खत्म होगा, उसके लिए सारे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जल्दी माने कल परसों नहीं होता, उसको भी 2-4 महीने लग सकते हैं। हमारी मानसिक तैयारी रहनी चाहिए, लेकिन आने के बाद वो सबको जल्दी मिले, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ी करने का सरकार ने काम शुरू किया है, और वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो मानूंगा कि दुनिया में एक भी वैक्सीन अभी नहीं आई है, लेकिन जल्दी आए, सब जगह के सफल हो, और दुनिया के सभी लोगों को जल्दी से जल्दी इस वर्ष में टीकाकरण हो, ताकि दुनिया इस वायरस से निजात पाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, टीआरपी को लेकर बड़ा हल्ला हंगामा मचा में ये भी कहा गया कि कुछ चैनल जो है वो टीआरपी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व है। इसके बाद सरकार ने सस्पेंड की, टीआरपी को सस्पेंड किया गया, अब एक कमेटी बनी है। क्या सरकार के पास विकल्प है? टीआरपी के लिए का आकलन करने के लिए कोई वैकल्पिक संस्था बनाई जाएगी, या कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी? ऐसा ही, इसकी टेक्निकलिटी तो मुझे समझती नहीं ज़्यादा, लेकिन एक समझता है कि आज 18 करोड़ से ज़्यादा टीवी है, 100 करोड़ लोग कभी न कभी टीवी देखते हैं, लेकिन केवल 50,000 घरों में मीटर बिठाए हैं। वो 50,000 करोड़ लोग कौन, ये मालूम है चैनल वालों को, और इसलिए कुछ लोग ऐसा प्रयास करते होंगे जो गलत है, और इसलिए हम इसका बेस ही बढ़े। 1 करोड़ लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, इनका जब क्या वो देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये जैसे समझने आने लगेगा, तब जाके ये कोई मैनेज नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी इस पर। और ये मूल क्या है मुद्दा, इश्तेहार वाले को इश्तेहार देना है, और टीवी चैनल्स को दिखाना है इश्तेहार को। अब उनको कौन सा प्रोग्राम ज्यादा पसंद है वगैरह, ये तय करने की पद्धति दोनों ने मिलकर ही तय की है। दिस इज जॉइंट एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स, और उसी में झगड़ा हो गया। तो हम अब अभी पंच के रूप में
वहाँ हमने कमेटी की है, उसकी सिफारिशें आएगी। तो क्या वीकली के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है कि मंथली आए, ट्राई मंथली, 3 महीने? नहीं, ये मुझे पता नहीं, ये सब सिफारिशें आने पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस विवाद का हमेशा के लिए अच्छा समाधान होगा और हम निश्चित रूप से एक पारदर्शी तरीका तंत्र यहाँ वहाँ होगा, यह हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे धन्यवाद। साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, जिनका कहना है कि किसान बिल को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। इस मामले में जो बातचीत है वो प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं।